हेलो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भैया आप सभी देख रहे हैं मुकेश एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग डेली का डेली ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस कवर करते हैं, साथ में करंट अफेयर्स के भी सीरीज चलते हैं इस पर। ठीक है डियर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की इस वीडियो में डियर हम लोग कवर करने वाले हैं 14 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए विदाउट एनी डिले आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है भैया हमारा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 इनमें से किसे दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए यानी मनु भाकर को। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 मनु भाकर को दिया गया। ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ डियर, तो जो मनु भाकर हैं इनको निशानेबाजी में मिला। ठीक है। डी गुकेश हैं इनको शतरंज के क्षेत्र में मिला। और हरमनप्रीत सिंह हैं जिन्हें हॉकी के क्षेत्र में मिला। और प्रवीण राणा हैं यानी प्रवीण कुमार जिनको पैरा जंपिंग के क्षेत्र में मिला। तो ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है भैया मनु भाकर। ठीक है। यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में किनको मिला, तो मनु भाकर को मिला। किस क्षेत्र में, तो निशानेबाजी के क्षेत्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया डियर, तो टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया 2025 में। इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही आपका नहीं है। तो चलिए हम कुछ इस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं डियर कि 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है। जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। यानी इन तीनों पुरस्कारों से मिलाकर 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है। जिनमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूँ इन पुरस्कार विजेताओं में तो टोटल 29 महिलाएं थी। कितने भैया, टोटल 23 महिलाएं थी। और 10 जो थे वो विदेशी एनआरआई पीआईओसी थे। और 13 का थे भैया तो मरणोपरांत सम्मान पाने वाले व्यक्ति भी थे। यानी 23 महिलाएं थी, 10 विदेशी एनआरआई थे और 13 लोगों को मरणोपरांत सम्मान पाए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है। मैं बात करूँ इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायणन को जो 11वें अध्यक्ष बने, 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायण जो 11वें अध्यक्ष बने, इन्होंने किसका स्थान लिया था, यश सोमनाथ का स्थान लिए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया कि अजय वॉरियर 25 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ठीक है भैया। तो भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। मैं बात करूँ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, जो ये कौन सा संस्करण था भैया सैन्य अभ्यास का, तो 8वां संस्करण था, जो कि 17 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित हुआ था। और जिसका उद्देश्य था भैया, इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या था, तो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का ध्यान आदान प्रदान यानी सामरिक दक्षता और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग और वितरण कहाँ होता है। यानी मानव शरीर में जो लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग कहाँ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी गोल्जी उपकरण या गोल्जी तंत्र में। ठीक है। गोल्जी उपकरण या गोल्जी तंत्र में। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बात करूँ डियर फैक्ट के साथ, तो ये गोल्जी है, जो गोल्जी तंत्र को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। जो गोल्जी तंत्र है भैया इसको कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की छाती टैंकिंग छटाई यानी छटाई और टैकिंग, पैकेजिंग तथा उचित स्थान तक उनका वितरण किया जाता है। ठीक है। और राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और जो लाइसोसोम है भैया वो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं। राइबोसोम क्या करता है, तो आपके प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भैया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है। और जो लाइसोसोम है भैया वो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी यानी पीबी। ठीक है। मैं बात करूँ लेड का रासायनिक प्रतीक पीबी होता है। यह लैटिन शब्द यानी प्लम्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ शीशा होता है। ठीक है। मैं बात करूँ डियर कि इस शब्द से प्लम्बिंग शब्द भी बना है, क्योंकि पुराने समय में पाइप लेड से बनाए जाते थे। इस क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोशिका भित्ति और
कोशिका झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं। पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं तथा पशु कोशिकाओं में केवल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भैया कि पौधों की कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कठोर परत सेल वॉल होती है जो कोशिका को आकार और मजबूती देती है, जबकि पशु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होता है, उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पदार्थ के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो भारत का रैंक है भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी 96वां स्थान है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान क्या है, तो 96वां स्थान है। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। यानी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है भैया, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 180 देशों में से 96वां स्थान है। यानी 180 देश में से अगर भारत का स्थान यानी रैंक की बात करें तो 96वां स्थान है, जिसका स्कोर 38 रहा, जिसका स्कोर 38 रहा। और शीर्ष में बात करिए तो डेनमार्क है, उसके बाद फिनलैंड है, सिंगापुर है। ठीक है, और पड़ोसी देश में बात करिए तो पाकिस्तान का जो स्थान है 135वां है, और बांग्लादेश का स्थान 149वां है, और श्रीलंका का 121वां है। ठीक है, और भारत का रैंक क्या है भैया, तो 96वां स्थान है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर कि ओम का नियम कब मान्य होता है, यानी ओम का नियम कब लागू होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, जब चालक का तापमान स्थिर रहता है। जब चालक का तापमान स्थिर रहता है तब ओम का नियम मान्य होता है। बात करो डियर कुछ इस क्वेश्चन पे फैक्ट की, तो ओम का जो नियम के अनुसार है, यानी ओम के नियम के अनुसार यदि चालक का तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो चालक में प्रवाहित धारा आई जो है उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यदि चालक का तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर रखा जाए तो चालक का जो प्रवाहित धारा है भैया उसके विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि तापमान बदलता है तो चालक का प्रतिरोध बदल जाता है और ओम का नियम मान नहीं रहता है। ठीक है, यदि तापमान बदलेगा तो प्रतिरोध भी बदलेगा, जिसके कारण भी वहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर कि दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो मैं बात करूँ डियर कि दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो दूरियों के रूप में गोली दर्पण के लिए जो यम बराबर होता है -v/u होता है। ठीक है, जो दूरियों के यानी दूरियों के लिए जो गोली दर्पण का सूत्र होता है भैया वो होता है यम बराबर -v/u, जहाँ पे भैया v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है, दूरियों के रूप में लेंस के लिए यम बराबर जो फार्मूला बनता है v/u, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार यह सूत्र ऑप्टिकल उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन और प्रकाशिक से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह जो ऑप्टिकल है भैया यह सूक्ष्मदर्शी दूरबीन और प्रकाशिक से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर कि 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं डियर कि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसी कारण हर वर्ष 26 जून को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार 26 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। यूएनओ का जो उद्देश्य है भैया कि विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा और मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर कि प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। जो प्लाज्मोडियम है वो किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, बहुखंडन या बहुविभाजन के माध्यम से। ठीक है, प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा, तो बहुखंडन या बहुविभाजन के द्वारा जो भैया जनन करता है, प्रजनन करता है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करिए डियर, तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का परजीवी है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का परजीवी है, मानव शरीर में मुख्य रूप से बहुखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन कराता है और इस प्रक्रिया में कोशिका कई बार विभाजित होकर अनेक नई कोशिका बनाती है। इसी कारण मलेरिया संक्रमण तेजी से फैलता है। ठीक है, कारण क्या है मलेरिया संक्रमण का तेजी से फैलना, तो भैया इसमें जो कोशिका है वो विभाजित होकर अनेक नई कोशिका बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया कि नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस आईआईटी से साझेदारी की है। यानी नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए
आईआईटी से साझेदारी करी, किस आईआईटी से? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करिए। तो नवंबर 2025 में डीएमआरसी फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी फीट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर एआईसी के साथ एक यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। इस साझेदारी का उद्देश्य अंडरग्राउंड सुरंग से सीधे जुड़ी शोध एवं नवाचार गतिविधियों, शहरी मोबिलिटी समाधान और तकनीकी का विकास को बढ़ावा देना है, जैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा संचालित सिस्टम और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तकनीकी आदि पर विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, स्पाइनल तंत्रिका। ठीक है, मैं बात करूँ डियर की जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व या ऑटोनॉमिक नर्व सभी प्रधि तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, अगर मैं तंत्रिका तंत्र के भाग करें तो भैया जैसे स्पाइनल नर्व हो जाएंगे, क्रेनियल नर्व हो जाएंगे, ऑटोनॉमिक नर्व हो जाएंगे, ये सभी तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, जबकि केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, एंटोनी लॉन्जियल ने। ठीक है, मैं बात करूँ डियर द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लाउंजियर ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, केवल क्या होता है भैया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यानी जो एंटोनी लाउंजियर ने बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी ठोस में। यानी भैया ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे चलने के लिए माध्यम में कणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ठोस पदार्थ में कण सबसे अधिक सघन होते हैं। अगर मैं बात करूँ डियर, ठोस पदार्थ में कण सबसे अधिक सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि यहाँ सबसे तेज गति से चलती है। जल में गति इससे कम होती है और वायु में इससे भी कम होती है। ठीक है, वायु में सबसे कम होती है और निर्वात में ध्वनि तो बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि वहाँ कोई भी कण नहीं होते हैं, इसलिए निर्वात में ध्वनि एकदम नहीं चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भैया कि कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है कौन सा ऊतक? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका यहाँ पे सी, यानी स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, मैं बात करूँ डियर, स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसा स्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं बहुत मोटी, कड़ी और लिग्निन से युक्त होती है। ठीक है, यह पौधों को कठोरता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है और सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, बात करिए अस्थायी ऊतक, यानी अस्थायी ऊतक में पौधों को सहारा, सुरक्षा, भोजन व जल पहुंचाने जैसे विशिष्ट कार्य करते हैं, जो दो मुख्य प्रकारों से सरल और जटिल में बटे होते हैं। ठीक है, मैं बात करूँ डियर सरल ऊतकों में, तो सरल ऊतकों में क्या क्या आते हैं, जैसे पैरेंकाइमा आते हैं। ठीक है, जो भोजन और जल का भंडारण करते हैं। पैरेंकाइमा क्या करता है भैया, भोजन और जल का भंडारण करता है, जबकि कॉलेनकाइमा जो है, भैया वो पौधों को लचीलापन देते हैं। ठीक है, पैरेंकाइमा भोजन और जल का भंडारण करते हैं, कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि स्क्लेरेंकाइमा है भैया, वो पौधों को कठोर सहारा प्रदान करता है। ठीक है, जबकि जटिल ऊतकों की बात कर लिया, ये तो सरल ऊतक की बात हुई, लेकिन मैं जटिल ऊतक की बात कर लिया, तो जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम क्या करता है, जल खनिज का परिवहन करता है पौधों में, और फ्लोएम क्या होता है भैया, भोजन का परिवहन करता है पौधों में। ठीक है, तो जो पौधों की संरचना और कार्यों के लिए जरूरी भी है। ठीक है, तो जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल खनिज का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन परिवहन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भैया यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है डियर की रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी, अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं और कुछ कण मुड़ जाते हैं। यानी जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया स्वर्ण पन्नी पे, तो उन्होंने यह निष्कर्ष पाया भैया कि कुछ तो कण सीधे चले जा रहे हैं बट कुछ कण तो मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यही कथन सत्य है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया
उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किसी बिंदु से आई हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं डियर, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किसी बिंदु से आई हुई प्रतीत होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका सी यानी फोकस से। ठीक है भैया, मैं बात करूँ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फैक्ट के साथ डिस्कस करूँ, तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स जो मिरर में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो प्रतिबिंब के बाद वह विस्तृत यानी डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, और यह किरण दर्पण के पीछे स्थित फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भैया 20, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो पानी में यानी जब चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो चीनी भैया बहुत अस्थायी रूप से क्या होता है, घुल जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भैया कि सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है। तो सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है भैया, तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है। ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी में दर्शाए जाते हैं जो एलिमेंट तत्व होते हैं वो इसी चीज़ को भैया निर्देशित करते हैं कि उनकी क्रियाशीलता में क्रम क्या है। ठीक है, तो यानी धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम को जो दर्शाती है भैया हमारी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ है, तो सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध सूची है। ठीक है, यह बताती है कि कौन सा धातु अधिक सक्रिय है और कौन कम है, कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, कौन सी धातु अम्ल पानी या नमक विलयन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करेगी, धातुओं को विस्थापन अभिक्रिया को समझने में मदद करती है। ये सभी चीज़ें कौन दर्शाती है भैया, तो हमारी सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी 59%। कितना भैया, 59%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भैया कि 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी यानी सिंगापुर में। तो उम्मीद करते हैं डियर ये क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम रिव्यू के माध्यम से मिले, हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने कवर किए इस सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।